फिल्म की शुरुआत होती है एक अधजली औरत के चीखने से। चारों तरफ अंधेरा। औरत जमीन पर घिसटती है, खून बह रहा है, कपड़े फटे हुए और उसके फोन में नेटवर्क नहीं है। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज बस दीवारों से टकराकर लौट आती है। तभी झाड़ियों के पीछे से कोई आहट होती है और अगले ही पल वो औरत खींच ली जाती है अंधेरे में, जैसे जंगल ने उसे निगल लिया हो। कट टू कैमरा शिफ्ट होता है एक अमेरिकन टूरिस्ट फैमिली पर, जो मैक्सिको के एक रिजॉर्ट में छुट्टियां मना रही है। इनका नाम है जेफ, एमी, एरिक और स्टेसी। यूथफुल एनर्जी से भरे हुए, रोमांच के भूखे। वहीं उनकी मुलाकात होती है मैथ्यूस नाम के एक जर्मन लड़के से, जो अपने भाई हेनरिक की तलाश में है। हेनरी कुछ दिन पहले ही एक प्राचीन माया मंदिर की खुदाई के लिए एक आर्कियोलॉजिस्ट लड़की के साथ निकला था, लेकिन वापस नहीं आया। मैथ्यूस इन अमेरिकन टूरिस्ट को इनवाइट करता है उस खोए हुए मंदिर की ओर, ताकि वे भी कुछ एडवेंचर महसूस कर सके। एमी थोड़ी झिझकती है, लेकिन ग्रुप का बाकी हिस्सा मान जाता है। अगली सुबह वो निकलते हैं और उनके साथ होता है मैथ्यूस और उसका दोस्त डिमिट्री। जंगल के घने रास्ते को पार करते हुए बिना किसी गाइड या परमिशन के ये 6 लोग उस टेम्पल की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचते हैं, कुछ स्थानीय लोग जो गांव के रक्षक लगते हैं, उनके सामने आ जाते हैं। मैथ्यूस उन्हें स्पेनिश में समझाने की कोशिश करता है कि वे हेनरिक की तलाश में आए हैं, लेकिन गांव वाले हिंसक हो उठते हैं। स्टेसी गलती से मंदिर पर उग रहे एक बेल जैसे पौधे को छू लेती है और तभी जैसे गांव वालों की आंखों में आग जल उठी हो, वे डिमिट्री को वहीं गोली मार देते हैं, बिना कोई चेतावनी दिए। डर के मारे ग्रुप भागकर मंदिर की ऊंचाई पर चढ़ जाता है। मंदिर के ऊपर उन्हें एक कैंप दिखाई देता है, कुछ सामान, एक कैमरा, लेकिन इंसान नहीं। मोबाइल नेटवर्क गायब है, मदद के लिए कोई नहीं। तभी मंदिर के अंदर एक मोबाइल की रिंगटोन सुनाई देती है। वो रिंगटोन हेनरिक के फोन की लगती है। मैथ्यूस नीचे उतरकर उस फोन को ढूंढना चाहता है। बाकी लोग रस्सी से उसे नीचे उतारते हैं, लेकिन रस्सी टूट जाती है। वो नीचे गिर जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी चटक जाती है। अब वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहता। स्टेसी और एम नीचे उतरकर उसे खींचकर ऊपर लाते हैं, लेकिन अब चीजें और डरावनी होने लगती है। स्टेसी को एहसास होता है कि मंदिर की बेल, हाँ वही बेल जो उसने पहले छुई थी, अब उसके शरीर में अंदर घुस रही है। उसके स्किन के नीचे कुछ हिलता हुआ महसूस होता है। एरिक और जेफ उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं सूझता। तभी मंदिर के अंदर एक डेड बॉडी मिलती है, पूरी की पूरी बेलों से लिपटी हुई। वो हेनरिक की साथी की लाश थी और उसका फोन जो रिंग कर रहा था, बेलों के अंदर ही उग चुका था। जी हाँ, ये बेलें सिर्फ खून नहीं पीती, ये टेक्नोलॉजी को भी एब्जॉर्व कर लेती है। इंसानी आवाज, टोन, स्किन, सब कुछ। धीरे धीरे सबकी हालत बिगड़ने लगती है। स्टेसी का दिमागी संतुलन भी बिगड़ने लगता है। उसे लगता है उसके पूरे शरीर के अंदर बेल फैल रही है। वह खुद को काटने लगती है, नाखून से, चाकू से, पत्थरों से। एक वक्त पर वह अपने ही पैर को चीर देती है, ये सोचकर कि बेल उसे अंदर से खा रही है। ग्रुप की हालत अब बुरी हो चुकी है। बाहर गांव वाले उन्हें नहीं जाने दे रहे हैं। अंदर बेलें उन्हें जिंदा निकल रही है और मानसिक रूप से भी वो टूटते जा रहे हैं। दूसरे भाग की शुरुआत होती है उस रात से, जब सब एक टेंट के अंदर बैठे होते हैं, थके हुए, डरे हुए और सबसे ज्यादा टूटे हुए। बाहर मंदिर की सीढ़ियों पर अंधेरा पसरा है, लेकिन हर कोई जानता है कि अंधेरा ही सबसे कम खतरनाक चीज है। स्टेसी अपने पैरों को देखती है कि स्किन के अंदर कुछ हिलता है, कुछ खिसकता है, जैसे सांप उसके मांस में सरसरा रहा हो। जेफ उसका जख्म खोलता है और जो दिखता है वो किसी नर्क से कम नहीं, बेलों का छोटा सा तना उसकी त्वचा के नीचे सांस ले रहा होता है। एमी को उल्टी आ जाती है। स्टेसी बुरी तरह से चीखती है। उसे लगता है पूरा शरीर उसके खिलाफ हो चुका है। जेफ, जो एक मेडिकल स्टूडेंट है, तय करता है कि इस बेल को स्टेसी के शरीर से काट कर निकालना होगा। एरिक की मदद से वो एक छोटी सी चाकू गर्म करता है और स्टेसी का मुंह कपड़े से दबाता है और कट लगाता है। स्टेसी का शरीर कांप उठता है दर्द से, डर से, और उस पल की खामोशी में सिर्फ एक चीज गूंजती है, स्टेसी की चीख। बेल धीरे धीरे बाहर आती है, लेकिन जैसे ही वो उसे निकालते हैं, वो बेल तड़पती है, ऐठती है, जैसे वो भी जिंदा हो। एमी देखती है कि उन बेलों में एक फूल निकला है और उस फूल से उसकी खुद की आवाज आ रही है। हाँ, उसका फोन नहीं, वो फूल उसकी खुद की आवाज दोहरा रहा है। वो सब समझ जाते हैं, ये पौधा अब इंसानों की तरह सोचते हैं, सुनते हैं और शायद महसूस भी करते हैं। अगली सुबह मैथ्यूस की हालत बिगड़ चुकी है। उसके पैर गलने लगे, शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका है
वो बड़बड़ाने लगता है, कभी अपनी माँ को बुलाता है, कभी हेनरिक को, और वो अब इस हालत में नहीं है कि बचे। स्टेसी की मानसिक हालत भी गिरती जा रही है। वो रात में उठकर अपना शरीर चेक करती रहती है, चाकू से खुद को कुरेदती है। वो मान चुके हैं कि उसके अंदर की बेलें उसे निगल रही है। एक रात जब जेफ सो रहा होता है, स्टेसी चुपचाप उठती है और खुद को बुरी तरह से काट डालती है। उसकी चीख सुनकर सब जागते हैं और जब जेफ उसे रोकने की कोशिश करता है, स्टेसी उसे लात मारकर फेंक देती है। वो जमीन पर गिरता है और उसकी पसलियां चटक जाती हैं। स्टेसी बड़बड़ा रही है, मैं बेल नहीं बनूंगी, मैं पौधा नहीं बनूंगी, और फिर खुद को आखिरी वार करती है। उसकी चीख जंगलों में गूंजती है, एक ऐसी चीख जिसे कोई सुन नहीं सकता क्योंकि कोई बचाने वाला बचा ही नहीं। अब ग्रुप में बस बचे हैं एमी, एरिक और जे, 3 लोग, और बेल अब उनके शरीर में भी अपनी जगह बना चुकी है। वो जानते हैं कि वक्त बहुत कम है। जेफ अब एक आखिरी प्लान बनाता है। एमी को हर हाल में यहाँ से निकालना होगा। वो कहता है, अगर हम सब मर भी जाएंगे लेकिन तू बच गई तो दुनिया को ये बताने वाला कोई रहेगा कि क्या हुआ था। दूसरे भाग का अंत होता है उस प्लान के साथ जो जेफ और एरिक मिलकर बनाते हैं, एक सेक्रीफाइस प्लान जिसमें एक को मरना होगा ताकि दूसरा गांव वालों का ध्यान भटकाए और एमी मंदिर से भाग सके। लेकिन क्या ये मरा हुआ जंगल वाकई इतनी आसानी से किसी को जाने देगा? यही पता चलेगा तीसरे और अंतिम भाग में। तीसरे और अंतिम भाग की शुरुआत होती है एक भारी खामोशी से। स्टेसी की लाश अब मंदिर के एक कोने में पड़ी है, खून से सनी हुई। उसकी आंखें अब भी खुली है, जैसे मौत के बाद भी वो बेलों से लड़ रही हो। जेफ, एरिक और एमी अब तीनों समझ चुके हैं कि यह सिर्फ एक शारीरिक संघर्ष नहीं, एक मानसिक जंग है, और इस जंग में जो जितना जिंदा दिख रहा है वो उतना ही अंदर से खोखला हो चुका है। जेफ तय करता है कि एमी को बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो एक प्लान बनाता है। एमी खुद को मरा हुआ दिखाएगी और वो दोनों गांव वालों का ध्यान भटकाएंगे। जेफ कहता है, अगर तू बच गई तो ये जंगल कभी भी किसी को नहीं निगलेगा, तुझे ये कहानी बाहर ले जानी होगी। अगली सुबह वो प्लान पर काम करते हैं। जेफ एमी के शरीर पर स्टेसी का खून लगा देता है ताकि वो मरी हुई लगे। फिर एमी को कपड़े से लपेटकर मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ा जाता है। इसके बाद जेफ अकेले मंदिर के नीचे जाता है, दोनों हाथ हवा में उठाकर चिल्लाता है, हम में से बस मैं बचा हूँ। गांव वाले उसे घेर लेते हैं, उनके हाथों में भाले, तीर, बंदूकें। तुम सबको चाहिए तो मेरा खून लो। एक गोली चलती है और जेफ जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसका शरीर बेलें अपनी तरफ खींच लेती है। वो अब जंगल का हिस्सा बन चुका है। इस बीच एमी मौका पाकर भागती है। बेलों पर मंदिर की दरार के बीच से टूटे पत्ते, कांटों और झाड़ियों को चीरती हुई गांव वाले समझ जाते हैं कि वो जिंदा है और पीछे भागते हैं। लेकिन तब तक एमी दूर निकल चुकी होती है। वो भागती है जैसे जान नहीं, आत्मा दौड़ रही हो। उसके शरीर पर बेलों के जख्म हैं, लेकिन उसकी आंखों में आग है। वो जंगल पार करती है और एक उजाड़ रास्ते पर पहुंचती है। वहीं उसे एक जीप दिखती है जो शायद मेक्सिको के किसी फॉरेस्ट एरिया की है। वो चीखती है, दौड़ती है, और जैसे ही वो ड्राइवर उसे देखता है, उसके पास आता है, एमी बेहोश हो जाती है। कट टू कुछ दिन बाद का दृश्य। हम देखते हैं एक ग्रीक टूरिस्ट ग्रुप को। वो वही टूरिस्ट है जो डिम्ट्री के दोस्त थे। वो अब उसी मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। कैमरा जूम करता है एमी के पीछे छूटे फुटप्रिंट पर, जिनमें बेलों की हल्की हल्की जड़ें उगने लगी हैं। और तभी बैकग्राउंड में वही रिंगटोन बजती है। वो नहीं जो फोन से आती है, बल्कि वो जो अब बेलों से निकलती है। कहानी यहीं खत्म होती है? नहीं, ये कहानी नहीं, चेतावनी थी। कभी कभी मौत जमीन से नहीं, मिट्टी से नहीं, एक पौधे से आती है। वो जो सिर्फ खून नहीं पीता, इंसान की यादें भी खा जाता है। द रुइंस, एक ऐसा जंगल जो खुद जिंदा है और अब उसे भूख लगती है इंसानों की।